Hello everyone. Today we will start the third chapter of history, the Delhi Sultan. बच्चों हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले तोमर राजपूतों के जो टाइम था उस समय में दिल्ली साम्राज्य जो था किस साम्राज्य की जो दिल्ली जो थी वो किस साम्राज्य की राजधानी बनी और वो कौन सी सदी में ये राजधानी बनी गई थी और तोमारा राजपूत कब डिफीट हुए थे और इसके अलावा दिल्ली सुल्तान्स में से रिगार्डिंग जो सोर्सेस है वो प्रोवाइड किए गए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको बताना चाहूँगी कि तोमारा राजपूत के तहत जब दिल्ली एक राज्य की राजधानी क्या था बन गया था, ये केवल तोमर्स और चौहान के शासन में था कि दिल्ली जो है फ्लोरिश जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में था और शहर में इस सिटी में इस शहर में जो था जैन व्यापारियों का क्या था वहाँ पे निवास था। वहाँ पर वो जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने कई मंदिरों के सिक्कों का क्या किया था मिंट किया था, यानी कि सिक्कों को कॉइन्स को मिंट किया था, यानी कि निर्माण किया था, जिन्हें दिल्ली वॉल के नाम से जाना जाता था। और इसका जो था कि बहुत ही ज़्यादा जो था वाइड सर्कुलेशन था। वाइड सर्कुलेशन मतलब इसका जो व्यापक जो था प्रचलन था और दिल्ली सुल्तान ने दिल्ली को एक राजधानी में बदलने में सबसे महत्वपूर्ण जो था रोल प्ले किया था, जिसने सब कॉन्टिनेंट्स के विशाल जो रीजन थे क्षेत्र थे उनको क्या किया हुआ था कंट्रोल में किया हुआ था। बच्चों अब हम इसको चैप्टर को थोरोली रीड आउट करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर में जो है सेकंड चैप्टर में आपने देखा होगा कि कावेरी डेल्टा जैसे कई रीजन्स थे जिसमें बड़े राज्यों के केंद्र जो थे वो उसमें बन गए थे। और सेकंड चैप्टर में इसमें आपने ये भी पढ़ा था कि इसमें किसी भी स्टेट का जिक्र नहीं है जिसमें राजधानी दिल्ली रही हो। और इसका मेन रीज़न ये रहा कि दिल्ली जो था वो एक इम्पोर्टेंट सिटी जो था वो 12th सेंचुरी में ही बना था। और इसकी जो फर्स्ट टेबल दिया गया है इसमें ये बताया गया है कि दिल्ली बिकेम फर्स्ट द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। इसमें आपको टेबल में ये बताया गया है कि पहले स्टार्टिंग में जब तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी यानी कि किस किंगडम की जो थी वो राजधानी बनी। और 12th सेंचुरी के जो मिडेवल था यानी कि बीच का मध्य का जो था उसमें तोमरों को अजमेर के चौहान थे जिनको चाहमान के नाम से भी जाना जाता था उनके द्वारा क्या कर दिया गया था हरा दिया गया था। तोमरों और चौहान के जो इस टाइम का जो टाइम पीरियड था उसमें ही दिल्ली के जो कमर्शियल था वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में बन गया। और इस सिटी में जो बहुत सारे यानी कि जो अच्छे रिच जैन थे वो क्या थे व्यापारी थे, यानी कि अच्छे पैसे वाले जो थे वो जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने क्या है कि टेम्पल्स का क्या किया बहुत सारे टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करवाई, उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाए गए। और यहाँ दिल्ली वॉल कहे जाने वाले सिक्कों का भी क्या किया जाता था मिंट किया जाता था, उनको बनाया जाता था जो कि बहुत ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन में थे, यानी कि जो काफ़ी प्रचलन में थे। और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। यानी कि 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही दिल्ली सल्तनत की क्या हुई फाउंडेशन यानी कि स्थापना हुई। और इसके साथ ही दिल्ली जो था वो एक ऐसी कैपिटल में बदल गया जिसका कि कंट्रोल जो था उस सब कॉन्टिनेंटल के बहुत बड़े जो क्षेत्र थे वहाँ पर फैला हुआ था, बहुत ज़्यादा था वो उसमें फैला हुआ था उसके जो। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें तो उसमें 5 जो हैं
5 जो हैं, अगर उसको आइडेंटिफाई करें तो इसमें 5 डायनेस्टीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सुल्तान। यानी कि डायनेस्टीज क्या होती हैं? वंश, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें हमें उनकी पहचान मिलेगी जिसने मिलकर क्या किया था? दिल्ली की सल्तनत बनाई थी। और जिस इलाके में द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली, इस इलाके को हम आज किस नाम से जानते हैं? दिल्ली के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप इसमें मैप में देखिए, इसमें बताया गया कि दिल्ली 1 कोहना, सिरी एंड जहांपना। यानी कि इसमें ये दिया गया कि इसमें सुल्तानों जो सुल्तान थे, वहाँ पर जो सुल्तान थे दिल्ली के, जहाँ पे उसमें अनेक उनके द्वारा क्या किए गए? नगर बसाए गए। इस मैप में हम देखते हैं कि दिल्ली, कोहना और सिरी और जहांपना, इसमें ये दिया गया है डिटेल में। इसमें ये देखिए, इसमें दिया गया है जहांपना, दिस इज़ द जहांपना। और दिल्ली कोहना, जहांपना से नीचे देखिए वहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली कोहना। इस साइड में जहाँ पे डॉट दी हुई है, डॉट के साथ इसमें दिल्ली कोहना है, और नीचे ब्लू के साथ, ब्लू के ऊपर देखिए कुतुब मीनार। और ये सारा जो दिया हुआ है दिल्ली के मैप के बारे में उसमें दिखा रखा है। बीच में नीचे, सबसे नीचे जाइए, ये दिया हुआ है तुगलकाबाद, और उससे नीचे है ब्लू लाइन के पास नीचे से आदिलाबाद। अब इसके बाद हम देखिए आगे जाते हैं रूलर्स ऑफ द दिल्ली, यानी कि दिल्ली के शासक। इसमें ये बताया कि राजपूत डायनेस्टीज मैंने आपको पहले बताया था, डायनेस्टीज बोलते हैं वंश को। इसमें कौन कौन से थे डायनेस्टीज के लोग? थे तोमर, अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और इसमें सबसे पहले जो 12th सेंचुरी में थे, 12th सेंचुरी मतलब 1165 में, वो तोमर जो राजपूत थे, वो थे स्टार्टिंग में 12वीं शताब्दी के 12th सेंचुरी, यानी कि 1165 में स्टार्टिंग में ये थे तोमर राजपूत। और अनंगपाल जो थे वो 1130 टू 1145, और चौहान 1165 टू 1192, और पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके द्वारा 1175 टू 1192। और उसके बाद देखिए अर्ली टर्किश रूलर्स। टर्किश होते हैं तुर्की, जिसको तुर्की के शासक बोलते हो आप। यानी कि शुरुआत में जो तुर्की के शासक थे वो, उन्होंने कब तक शासन किया? 1206 से, यानी कि 1206 टू 1290 तक। इसमें कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश, रज़िया और गयासुद्दीन बलबन। उन्होंने कौन से साल से लेकर कौन से साल तक शासन किया, इसके बारे में यहाँ पे टेबल में आपको बताया गया है। उसके बाद है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में आ जाता है जलालुद्दीन खलजी, ठीक है। सेकंड है अलाउद्दीन खलजी। फिर आ गया तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जो थी वो 1320 यानी कि 1320 से लेकर 1440 तक उन्होंने वहाँ पर शासन किया दिल्ली में। ये कौन से थे? तुगलक जो डायनेस्टी यानी तुगलक वंश के जो लोग थे वो कौन से थे? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और इसके अलावा इसमें देखिए सैयद डायनेस्टी जो थे, जो वंश थे वो थे खिल्ज खान, यानी कि उन्होंने 1414 से लेकर 1421 तक। और उसके बाद लोधी जो डायनेस्टी थी, उन्होंने, उसमें कौन सा शासक था? बहलोल लोधी, उन्होंने 1451 टू 1489 तक। और इसमें पिक्चर में देखिए आपको, इसमें ये जो पिक्चर दिखाई गई है, इसमें दिया गया है फिरोज शाह तुगलक का जो मकबरा, यानी कि डेथ के बाद मुसलमान जो थे वो उनको जलाते नहीं हैं, उसको क्या कर देते हैं? दफना देते हैं। जहाँ पर उसको दफनाया गया था वहाँ पर उसका क्या बना दिया गया? मकबरा। और सबसे ऊपर जो दिया गया है, ऊपर ये देखिए पिक्चर में, ये है इल्तुतमिश का मकबरा, यानी कि उसका टॉम है। और इधर दिया हुआ है अलाल दरवाज़ा, यानी कि लाए दरवाज़ा। नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान।
उसमें फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान यानी कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी, उनके बारे में सारी डिटेल इसमें बताई जाएगी। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्टोरीज, तारीख सिंगुलर, तारीख प्लूरल, रिटन इन पर्शियन, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। यानी कि इसमें ये दिया गया है कि सिक्कों से, कॉइन से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस होती हैं अभिलेख जो उनके द्वारा लिखावट की गई थी उसके अकॉर्डिंगली, उसको बारे में, कॉइन्स के बारे में, और आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा जो भवन यानी कि जो महल या भवन का निर्माण करते थे, उनको बनाते थे, उनकी कला के उनके थ्रू जो था उनके बारे में इसमें हमें बहुत सारी यानी कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इसमें से मिलती है। मगर इस पर क्या है कि इसमें एक और भी महत्वपूर्ण है, स्पेशली वैल्यूएबल क्या है इसमें, हिस्ट्रीज मतलब इतिहास। इतिहास को हम क्या कहेंगे, तारीख होती है एक वचन है, और त्वारीख जो है वो बहुवचन है। तारीख और त्वारीख जो वर्ड हैं वो पर्शियन लैंग्वेज के वर्ड हैं, और ये सारे किस में लिखे गए थे, सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन इसको फ़ारसी लैंग्वेज में लिखे गए थे, यानी कि पर्शियन को फ़ारसी, हिंदी में फ़ारसी बोला जाता है। और इसके बाद द ऑथर्स ऑफ तारीख वर लर्न मैन, तारीख के जो ऑथर्स थे, लेखक थे, वो कौन से थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कंट्रीज, हु बोथ recounted events and advised ruler on the governance, emphasized the importance of just rule। इसमें उनके द्वारा जो था वो क्या थे, पढ़े लिखे होते थे, और जो उनके द्वारा जो ये घटनाएं वो क्या करते थे, इसको उनकी डिटेल में बताते थे, घटनाओं के बारे में वर्णन करते थे, और जो रूलर्स थे उनको प्रशासन संबंधी क्या देते थे, सलाह भी देते थे, एडवाइस भी देते थे। और ये किसके ऊपर एम्फेसाइज करते थे, रूल के ऊपर, यानी कि न्याय संगत जस्ट रूल के ऊपर, उनके ऊपर क्या करते, शासन के महत्व पर बल देते थे। द सर्कल ऑफ जस्टिस 13th सेंचुरी में, यानी कि फ़ख्रे मुदाबी रोट इन द 13th सेंचुरी के इतिहासकार जो यानी कि हिस्ट्री इतिहासकार होते हैं, उस इतिहासकार था वो था फ़ख्रे मुद्दीन। उनके द्वारा ये लिखा गया था कि राजा का काम जो था वो सैनिकों के बिना क्या है, नहीं चल सकता। अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट फाइव विदाउट सैलरीज, और सैनिक जो हैं वो वेतन के बिना क्या है, लाइव विदाउट सैलरीज, और वो सैनिक जो हैं वो सैलरी के बिना नहीं जी सकते। सैलरी आती रहेगी जो कि किसानों से इकट्ठे किए हुए, किससे मिलती थी, सैनिकों को जो सैलरी मिलती थी कहाँ से मिलती थी, जो उनके द्वारा राजस्व जो था कलेक्ट किया जाता था, किन से, रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था, किसानों से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो किस में बांट दिया जाता था, उनकी सैलरी के तौर पे सैनिकों के, उनके द्वारा, उनके राजाओं के द्वारा। और मगर लेकिन जो पीजेंट्स थे वो भी तभी अपना रेवेन्यू दे पाएंगे ना अगर वो क्या हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, प्रोस्पेरस हैं, यानी कि खुशहाल है, अगर उनके पास पैसा है, उनका काम बढ़िया है, तभी वो अपना क्या है, रेवेन्यू प्रॉपरली दे पाएंगे। और ये ऐसा तभी हो सकता है, दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस, और ऐसा तभी हो सकता है जब वहाँ का जो राजा जो है, किंग जो है, वो जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस यानी कि ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। इसमें ये देखिए कि फर्स्ट पिक्चर में ये दिया गया है कि जो 4 स्टेजेस दी गई हैं, इसको प्रेपरेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, इस जो पिक्चर आपको दिख रही है इसमें 4 पिक्चर्स दिखाई गई हैं, उसमें ये दिया गया है कि फर्स्ट में क्या है, प्रिपेयरिंग द पेपर, यानी कि क्या किया जा रहा है, फर्स्ट पिक्चर में ये शो किया गया है कि वो ये पर्सन जो है वो क्या तैयार कर रहा है, कागज़ को कैसे तैयार कर रहा है। दूसरा लिखने का, कागज़ के ऊपर लिखने का काम कर रहा है। और थर्ड आकृति में ये देखिए कि
जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं और उसके जो अनुच्छेद हैं उनको क्या और भी ध्यान से आकर्षित करने के लिए इसमें क्या कर रहा है, उसमें गोल्ड को क्या कर रहा है, उसमें मेल्ट कर रहा है उसका प्रयोग करके। और फिर क्या कर रहा है, फोर्थ पिक्चर में देखिए, अब बुक के ऊपर आप देखते हो, अगर आप के पास बुक है, अगर आप उसको जिल्द चढ़वाते तो कैसे पहले लोग कैसे काम करते थे, इसमें ये दिखाया गया है कि वो जिल्द कैसे चढ़ा रहा है, यानी कि उसको कवर कैसे कर रहा है, बुक को कैसे कवर कर रहा है, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, यानी कि बुक के ऊपर जिल्द कैसे चढ़ा रहा है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन ये आता है कि डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। इसमें ये लगता है कि जो राजा जो है वो न्याय चक्र और राजा के बीच का जो संबंध है उसको समझाने के लिए ये क्या एप्रोप्रिएट है, यानी कि एक उपयुक्त शब्द है, नहीं। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। कीप द फॉलोइंग additional details in mind. The authors of Tariq lived in the cities, mainly Delhi, and hardly ever in villages. ये कुछ इसमें और भी बातें पढ़ने योग्य हैं, देखने योग्य हैं कि तारीख के जो ऑथर्स थे वो ज़्यादातर कहाँ थे, सिटीज़ में रहते थे, विशेषकर कहाँ पर, मेन दिल्ली में। गांव में शायद भी जो गांव से आते थे लोग वहाँ पे काम करते थे वो ज़्यादातर मोस्टली वो कहाँ पर रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे, गांव में बहुत ही कम थे। और वो अक्सर क्या करते थे कि अपनी जो हिस्टोरिकल जो उनके इतिहास के जो सुल्तानों के लिए क्या करते थे, उनसे बहुत सारे रिवार्ड जो थे, इनाम जो थे, उसमें क्या करते थे, इकराम पाने के लिए उसमें क्या करते थे, उनको उम्मीद होती थी कि उनको इस काम के बदले में क्या मिलेगा, ढेरों इनाम मिलेंगे। और ये इसमें ऑथर जो है वो अक्सर क्या करते थे, जो रूलर्स थे उनको अपना क्या है, ब्राइट लाइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस, आइडियल सोशल order based on bright right and gender distinction, their ideas were not shared by everybody. अधिकार और लिंग भेद के पदार्थ जो उनके आदर्श थे और समाज व्यवस्था बनाए रखने की जो सलाह देते थे, उनके विचारों से वो सारे लोग जो थे वो क्या नहीं थे, सहमत नहीं होते थे, उसमें मानने को राजी नहीं होते थे। और ईयर इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रज़िया बिकेम सुल्तान, यानी कि ईयर 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रज़िया सुल्तान, उसको क्या कर दिया गया, रज़िया को सुल्तान बना दिया गया, उसको सिंहासन पर बिठा दिया गया। और उस टाइम में, उस कॉर्नियल में, उस युग के इतिहास में मिनाज़े सिराज ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि वह अपने उसके जो भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। वो क्या थी कि उसके जो दोनों ब्रदर थे उनसे वो ज़्यादा क्या थी, क्वालिफाइड थी, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, सिंहासन पर बिठा दिया गया, उसको सुल्तान बना दिया गया। लेकिन फिर भी वो क्या था, एक रानी को यानी कि क्वीन को एज अ रूलर के रूप में मान्यता, उसको कंफर्टेबली जो वो था उसको नहीं मान पा रहे थे, उसको मान्यता नहीं दे पा रहे थे। जबकि दरबारी जितने भी वहाँ पर, नोर वर द नोबल्स हैप्पी at her attempts to rule independently. She was removed from the throne in 1240. यानी कि जो दरबारी जन वहाँ पे जो दरबारी जन भी थे उसके इंडिपेंडेंटली काम करने में, काम करने में उसकी जो कोशिशें उसके द्वारा की जाती थी, उससे वो क्या नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। तो 1240 ईस्वी में उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, उस सिंहासन से उसको हटा दिया गया। वट मिनाज सिराज थॉट अबाउट रज़िया, यानी कि मिनाज सिराज के रज़िया के बारे में क्या थॉट थे, क्या विचार थे। इसमें ये बताया गया है कि मिनाज सिराज जो थे उनका ये सोचना था कि ईश्वर ने जो है, गॉड ने जो है वो आदर्श समाज व्यवस्था यानी कि आइडियल सोशल ऑर्डर
किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? भगवान के द्वारा। और इसके अनुसार वुमेन्स को पुरुषों यानी कि मैन सबॉर्डिनेट टू द मैन, उनका ये मानना था कि इन विच वुमेन वर सपोज टू सबॉर्डिनेट टू मैन, ही देयरफॉर आस्क्ड इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन। इनका ये कहना था कि रानी का शासन व्यवस्था के इसलिए विरुद्ध था क्योंकि वो स्त्रियों को पुरुषों के अधीन, उनका ये मानना था कि स्त्रियों को जो है पुरुषों के अधीन होना चाहिए। और रानी का जो शासन था इस व्यवस्था के क्या था? अगेंस्ट था, उसके विरुद्ध था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की जो गॉड की जो रचना है उसके द्वारा जो बनाया गया है उसके यानी कि उसके अकाउंट में उसका जो डिटेल है उसके बारे में मर्दों की सूची में वो चीज़ क्यों नहीं आती? इसलिए इतनी बढ़िया यानी कि एक्सीलेंट क्वालिटीज़ होने के बावजूद भी उसे क्या यानी कि क्या उसको प्राप्त हुआ? यानी कि उसके अंदर इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ थी, फिर भी उसको क्या कर दिया गया? उसको वहाँ से उस गद्दी से हटा दिया गया था। रज़िया के द्वारा क्या था कि उसके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन देखी, इस एक इंस्क्रिप्शन थी और उसके द्वारा जो सिक्के जो कॉइन्स थे उसके ऊपर क्या कर दिया गया? मेंशन कर दिया गया कि वह किसकी है? सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। और मॉडर्न आंध्र प्रदेश के वारंगल जो रीजन था उसमें भी कई टाइम तक ये काकतिया डायनेस्टी जो थी उसका क्या था? स्टेट थी, उसकी स्टेट थी, उसका राज्य था। और उस डायनेस्टी की जो रानी थी रुद्रप्रमा देवी जो कि 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार में क्या था कि रज़िया का व्यवहार जो उसका जो बिहेवियर था उसके क्या थे? बिल्कुल ऑपोजिट था। और रुद्रमा देवी जो थी उसने अपने इंस्क्रिप्शंस में अपना नाम जो था उसमें क्या किया कि मेंस के अकॉर्डिंगली लिखवा कर अपने पुरुष होने का यानी कि अपने आप को मैन की कैटेगरी में डाल दिया। ये कहा कि वो मैन है। एंड एक और वुमेन शासक रूलर थी जो कि कश्मीर की रानी दिद्दा, उसका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला था। हर टाइटल इज़ इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू द लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट। जाहिर है कि उसमें ये बताया गया कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये क्या दिया? उसको उस नाम से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि वो उसको प्यार करते थे, उसको चाहते थे। ये इसमें स्नेह भरा संबोधन, उसको क्या संबोधन दिया? दीदी यानी कि बड़ी बहन से जो वर्ड से जो निकला था उसका नाम क्या था? कश्मीर की रानी दिद्दा। फिर इसके बाद आता है दिल्ली सुल्तान का विस्तार यानी कि फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। In the early century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by the garrison। यानी कि 13th सेंचुरी का जो शुरुआत थी, आरंभिक जो टाइम था उसमें दिल्ली के सुल्तानों का जो शासन था गैरिसनों के निवास वहाँ पर जो रहते थे उनके लिए बने जो मजबूत यानी कि बहुत ही ज़्यादा फोर्टिफाइड टाउन से किलेबंद शहरों में से अलग शायद ही कभी फैला हो। और शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर जो भीतरी प्रवेश हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज। यानी कि जो भीतर के जो प्रदेश थे उन पर उनका क्या था? कंट्रोल जो था वो बिल्कुल ना मात्र था, बिल्कुल ना के बराबर था। और इसलिए उन्हें क्या किया गया? जो आवश्यक जितनी भी वो उनको ट्रेड की जरूरत होती थी, ट्रिब्यूट की जरूरत होती थी व्यापार के लिए, उस पर या उनके द्वारा क्या किया था? वो उसको क्या करते थे? लूटपाट कर यानी कि डिपेंडेंट अपॉन द ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर द सप्लाईज। और क्या था कि वो किसके ऊपर डिपेंड थे ज़्यादातर? किनके ऊपर? उनको किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता था? लूट मार के ऊपर। और कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन द डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यानी कि दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का इसमें क्या था?
कंट्रोल जो था वो बहुत ही, इसको कंट्रोल करना जो था बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और इसके अलावा रिबेलियन होता है बगावत, किसी के अगेंस्ट जाना। वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रैगल कम्युनिकेशन रूल्स, यानी कि रिबेलियन, वॉर और जो ख़राब मौसम से क्या था, उनके जो आपसी संबंध थे, उनका जो संपर्क था वो था नाजुक सोच, यानी कि वो बिल्कुल क्या हो गए, फ्रैगल हो गए, छिन भिन हो गए। और शासन को जो था, रूलर को जो था, अफ़गानिस्तान से आने वाले जितने भी वो थे क्या थे कि चैलेंज बाय द मंगोल इन्वेंशन फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस, यानी कि शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले जितने भी हमलावर और उनके जो सूबेदार थे उनसे बराबर क्या मिलता रहता था, चैलेंज उनको मिलता रहता था। जो अगर उनको उसमें कोई भी वीकनेस का मिलती थी तो वो क्या करते थे, उसके ऑपोजिट अपना फ्लैग उसके अगेंस्ट खड़े रहते थे, अपना फ्लैग खड़ा कर देते एकदम से उनके विद्रोह में। और इन चैलेंजेस को के चलते क्या था कि जो सल्तनत थी वो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में, यानी कि बहुत सारी मुश्किलों में किसी तरह से अपने आप को बचा, फिर भी अपने आप को क्या कर रखा था उन्होंने, उसको अपने आप को सेव करके रखा हुआ था। और इसका जो था विस्तार जो था वो ग्यासुद्दीन, यानी कि इट्स एक्सपेंशन ऑकर्ड, एक्सपेंशन होता है उनका विस्तार। इसका जो विस्तार या एक्सपेंशन जो था किसके टाइम में हुआ था, ग्यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इनके शासनकाल में, यानी कि इनके राज्यकाल में जो था इसका विस्तार हुआ था। और द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison town। और सल्तनत की जो क्या थी, इंटरनल फ्रंटियर्स थी, उसमें इंटरनल फ्रंटियर्स जो होता है जो अंदर की, यानी कि अंदर की इंटरनल होगी, भीतरी जो सीमाएं थी, उसमें जो अभियान चले उनका ये लक्ष्य था कि गैरिसन की जो टाउन्स हैं उसकी जो पृष्ठभूमि जो है उसमें स्थिति जो है, भीतर क्षेत्रों को स्थिति को क्या करना, मजबूत करना, यानी कि इसको स्ट्रॉन्ग करना। और इन जो था इन कैंपेन के दौरान क्या था कि गंगा और यमुना के जो दोआब से जंगलों को क्या कर दिया गया, बिल्कुल क्लीन कर दिया गया, साफ़ कर दिया गया। और शिकारी जो शिकारी थे, यानी कि हंटर गैदर्स थे, और इसके अलावा जो पैस्टरलिस्ट थे, पैस्टरलिस्ट होते हैं चरवाहे, उनके जो एक्सपेल्ड ऑफ देयर हैबिटेट को क्या कर दिया, हैबिटेट से क्या कर दिया गया, उनको वहाँ से एक्सपेल्ड कर दिया गया। एक्सपेल्ड कर दिया मतलब वहाँ से उनको निकाल दिया गया जहाँ पर वो रह रहे थे, खदेड़ दिया गया। और वो जो ज़मीन थी, देयर लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट एंड एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज। और जो उनकी जो ज़मीनें थी वो किसको दे दी गई, पीजेंट्स को, यानी कि किसानों को दे दी गई। और उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए उसके लिए उनको क्या किया गया, एनकरेज किया गया। किनको एनकरेज किया गया, किसानों को, पीजेंट्स को, क्योंकि वो जो ज़मीनें थी उनको खेती करने के लिए दे दी गई थी। और न्यू फॉरेस्ट्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल रूट। और जितने भी बिजनेस के जो थे रूट्स थे उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, और उनके जो रीजनल ट्रेड था, रीजनल ट्रेड होता है क्षेत्रीय व्यापार, उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए क्या किए गए, फोर्स और क्या किए, नई सी टाउन्स जो सिटीज़ वगैरह थी उसको क्या किया गया, बसाया गया नए तरीके से। और दूसरा विस्तार यानी कि सेकंड एक्सपेंशन जो है ओकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। और इसका सेकंड एक्सपेंशन जो था वो सल्तनत की एक्सटर्नल फ्रंटियर था। एक्सटर्नल मतलब बाहरी सीमा, वहाँ पर ये हुआ, विस्तार इसका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के रूल के टाइम, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जब शासक थे तो उस
टाइम में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान क्या कर दिया गया, शुरू किया गया। और ये जो था अभियान जो था क्या किया गया कि इसमें सल्तनत की जितनी भी आर्मी थी, सेना थी, उसने हाथी, घोड़े और क्या था कि इसके अलावा उनको और भी कई मटेरियल्स यानी कि एलिफेंट्स, हॉर्सेस और स्लेव्स क्या कर दिए गए। इन सारी चीज़ों को क्या कर लिया गया, उन्होंने अपने कैप्चर कर लिया। यानी कि जो सल्तनत की जो आर्मी थी, उन्होंने एलिफेंट्स को, हॉर्सेस को, जो उनके स्लेव्स थे यानी कि काम करने वाले थे उनको, और जो धातुएं थी, जो भी मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स थे, उनको भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन 150 years after the somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultan had marched across a large part of the subcontinent. और दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी थी, सेनाएं थी, उन्होंने शुरुआत में वो क्या थी, बिल्कुल यानी कि वीक थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन क्या था कि 150 ईयर्स के बाद उसमें मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के समय लास्ट टाइम तक वो क्या हो गया, सब कॉन्टिनेंटल का एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र और यानी कि युद्ध अभियान के अंतर्गत क्या हो चुका था, इसमें एड ऑन हो चुका था, उसमें आ चुका था। और इसने क्या किया, एनिमीज़ यानी कि शत्रुओं की जो सेनाएं थी उसको क्या कर दिया, हरा दिया और टाउन्स पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया और उन सिटीज़ पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। और इसके साथ ही सूबेदार जो थे क्या करते थे कि प्रशासक थे मुकदमों के, जो जितने भी फैसले सुनाते थे, इसके साथ ही जो पीजेंट्स थे उनसे क्या कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ये दिया हुआ ना इसमें, सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंड जस्टिस इन इट्स रिलम, बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। यानी कि इस केस जो सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनाते थे, अपने आप ही वो फैसले सुनाते थे और साथ के साथ क्या करते थे, जो किसानों से, पीजेंट से जो थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन क्या था कि इतने एक्सपेंड रीजन होने के साथ इसमें कंट्रोल करना, ये किस सीमा तक, यानी कि वास्ट टेरिटरी होने पर ये जो कंट्रोल था वो कितना इफ़ेक्टिव था, कितना प्रभावी था, इस बारे में हम नेक्स्ट, ये जो टॉपिक है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।